आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रात के लगभग 9 बज रहे थे। आसमान में काले बादल कुछ इस तरह छाए हुए थे जैसे बारिश के मौसम का सारा पानी आज ही बरस जाएगा। हवा के झोंकों से पेड़ यूं हिल रहे थे कि मानो रात के अंधेरे में बड़े बड़े राक्षस हिल हिल कर हंस रहे हो। मौसम धीरे धीरे और तूफानी हो रहा था और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वैसे भी पहाड़ों पर शाम के बाद सड़कें सुनसान ही रहती है। बिजली बार बार चमक कर आसपास की गहरी खाई और ऊंचे पहाड़ों की झलक दिखाकर मन में उठने वाले भय को और भी बढ़ा रही थी। किसी को भले ही लगता हो कि यह पहाड़ों का मनोरम दृश्य था, लेकिन सच तो यही था कि यह दृश्य किसी के भी दिल की धड़कनें बढ़ा सकता था। इस भयानक तूफान में इन सुनसान घुमावदार सड़कों पर एक कार तेजी से बढ़ती जा रही थी। कार के वाइपर शीशे पर धड़ाधड़ चल रहे थे और उनसे आने वाली आवाज दिल की एक एक धड़कन गिन रही थी। कार में बजने वाला रेडियो हल्की भरभराहट के साथ कुछ पुराने कुछ नए गाने सुनाए जा रहा था। अब आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अंदाज का यह गीत, जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर। तो इस सुहाने मौसम का आनंद लीजिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम गीतों का सफर। कार चलाते हुए अखिल ने गाना सुनते ही मन में कहा, अरे काहे का सुहाना सफर, जिंदगी तो अब अंग्रेजी का सफर बन गई है। बस वही सुबह से शाम तक गधों की तरह काम करो और फिर भी उसको शिकायत रहती है। उसके रहते भी और उसके जाने के बाद भी जिंदगी एक सफर है सुहाना। थू। यह कहकर उसने रेडियो का स्विच दबाकर एफएम चैनल को बदल दिया। दूसरे चैनल पर भी काफी भरभराहट आ रही थी, जिसको सुनकर वो फिर बुदबुदाया। ये मौसम को भी आज ही खराब होना था। ये भी साला लोगों की तरह न जाने कितने रंग दिखाता है। जब भी ज़रूरत होती है बदल जाता है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान का सारा पानी धरती पर गिर जाएगा। यह कहकर उसने रेडियो का स्विच दोबारा दबाया और उसमें दूसरा गीत बजने लगा। कार में बैठा 27 साल का अखिल बार बार मौसम को कोस रहा था। उसको हमेशा की तरह यही लगता कि किस्मत उसे कोई मौका क्यों नहीं देती। 1 साल पहले हुए तलाक का गुस्सा आज भी किसी हरे घाव की तरह उसको दर्द दे रहा था। उसके सारे दोस्त बड़े बड़े बिजनेस संभाल रहे थे और करोड़पति बनकर अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी के मजे ले रहे थे, पर वो अभी भी अपनी छोटी सी इंजीनियर की नौकरी कर रहा था। घर वाले हमेशा दूसरों की बातें करके उसको उल्हा देते तो कभी दूसरी शादी के लिए उस पर जोर करते। पैसे की भी ऐसी कोई खास तंगी नहीं थी उसे, लेकिन वो कहते हैं ना, जब इच्छाएं अपने पैर ज़्यादा पसारने लगे तो कितना भी कमा लो पैसों की चादर छोटी हो जाती है। यही सब सोचते हुए कार ड्राइव कर रहा था और रेडियो में मधुर गीत बजते जा रहे थे कि तभी उसका मोबाइल बजा। वो फोन को उठाते ही बोला, हाँ यार, मैं रास्ते में हूँ, मुझे करीब 2 घंटे और लगेंगे, मैं आ जाऊंगा। यहाँ तूफान जोरों पर है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए मुझे हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा समय लगेगा। तू आराम से सो जा, मैं आते ही तुझे कॉल करूंगा। यह कहकर वो फोन करने लगा कि तभी फिर उसने फोन को कान पर लगाकर कहा, अरे हाँ सुन, मेरी फेवरेट का इंतजाम तो कर लिया है ना? सच बता, वैसे भी दिमाग खराब है मेरा।
उधर से आवाज आई, हाँ हाँ बिल्कुल, और तू ऐसे उसके नाम का टैटू गुदवा कर अभी भी घूम रहा है और वो मजे कर रही होगी, इसलिए तुझे टेंशन तो होगी ही। तू पहले सही सलामत आ तो सही, फिर मिलकर एंजॉय करते हैं और लाइफ की ये टेंशन आज दूर करते हैं। इतना कहकर उसने फोन को पास वाली सीट पर रखने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया कि तभी सामने से एक हाइवा की लाइट उसकी आंखों पर पड़ी। वह कुछ सोचता समझता इससे पहले उसकी कार ने अपना संतुलन खो दिया और वो कार सहित ढलान से फिसलते हुए उस घने जंगल में आकर पेड़ से टकरा गया। शुक्र था कि अब वह सामान्य सड़क पर आ चुका था, जहां आसपास गहरी घाटियां ना होकर जंगल था और इंडिकेटर जलने बुझने लगे। वाइपर अभी भी टक 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 करके चल रहे थे। कार के दोनों दरवाजे खुले थे और अखिल स्टीयरिंग पर सर रखे पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। जंगली जानवरों की आवाजें उनके आसपास होने का एहसास दिला रही थी। कुछ देर बाद उसने होश में आकर देखा कि उसके सर से खून बह रहा था। उसने सर पर हाथ लगाकर कहराते हुए कार का दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ का दरवाजा बंद करने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तभी जोर से बिजली कड़की और पेड़ की एक मोटी सी डाल कार के दरवाजे पर आकर गिर गई, जिससे वो बुरी तरह डर गया। काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा बंद नहीं हो पाया और कार में धीरे धीरे बारिश का पानी भरने लगा, जिसे देखकर वो बोला, ओह अब क्या करूँगा मैं, ये कहाँ फंस गया मैं। अब मेरे पास कार से उतरने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। उसने बड़ी मुश्किल से अपना एक पैर कार के बाहर निकाला तो उसे ऐसा लगा कि उसका पैर किसी दलदल में धंस गया हो। उसने बाहर चारों ओर अपनी नज़र घुमाई तो उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था सिवाय सन्नाटे के। वह मन ही मन बुदबुदाया, अब बस आज यही होना बाकी था मेरे साथ। अरे इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, रोज रोज मरने से तो अच्छा होता। अब यहाँ जंगल में रात गुजारनी पड़ेगी जहाँ दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी कार किस चीज से टकराई थी ये तो मुझे पता ही नहीं चला। खैर जो भी है, अभी तो इस आफत से निपटना है। अखिल ने अपने चोटिल कदमों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उसका एक एक कदम ऐसे बढ़ रहा था कि मानो कई सारी तालाब की जलकुंभियों ने उसके पैरों को जकड़ रखा हो। वो धीरे धीरे सड़क तक आया। अब उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसे एक अनजान सा डर सता रहा था। अंधेरा इतना था कि अपने हाथ पैर भी देखना मुश्किल था। ऐसे में जैसे तैसे वो सड़क किनारे बैठ गया। तभी बिजली के कौंधते ही उसने आसमान की ओर देखा और कहा, क्या भगवान कितना सताओगे, कोई तो मदद भेज दो इस जंगल में। इतना कहते ही उसे बिजली की तेज रोशनी में सड़क के उस पार कुछ हवेली जैसा नजर आया, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने झट से उस हवेली की ओर अपने कदम बढ़ाए। कप कपाते पैरों से वो जंगल के उन अनजान हवेली की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उस हवेली के पास आकर उसे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उस हवेली से बहुत धीमी सी रोशनी खिड़की और रोशनदारों से झांक रही थी। उसे यह सब कुछ किसी सपने की तरह लग रहा था, लेकिन मरता क्या न करता, यही सोचकर वो उस सुनसान हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा। हवेली का दरवाजा किसी पुराने जमाने के घरों के दरवाजे जैसा दिख रहा था। उसने दरवाजे पर हाथ मारा और आवाज लगाई, कोई है? प्लीज मेरी मदद कीजिए, दरवाजा खोलिए,
अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसने दोबारा आवाज दी, लेकिन इस बार भी उसे मायूसी हाथ लगी। तभी उसने दरवाजे को टटोला तो एक पीतल का मोटा सा गोल कुंडा, जिसे अक्सर पुराने घरों में खटखटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वह दिखाई दिया। उसने कुंडे को जोर जोर से दरवाजे पर बजाया और चिल्लाया, कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए और मेरी मदद कीजिए। इस बार भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो अकील ने गुस्से में दरवाजे पर जोर से कंधा मारा, और ये क्या, उसके कंधा मारते ही दरवाजा खुल गया, जिससे अकील की जान में जान आ गई। लेकिन सामने कोई नहीं था। वो जल्दी से अंदर घुसा और दरवाजे को बंद किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज पहली बार जीवन में उसके साथ कुछ अच्छा हुआ हो। बारिश में भीगते भीगते उसका शरीर ठंड से कपकपा रहा था। हवेली के अंदर सिर्फ इतनी रोशनी थी कि अंधेरा न लगे बस। अकील ने खड़े खड़े चारों ओर अपनी नजर दौड़ाई। वो हवेली किसी हवेली से कम नहीं लग रही थी, जिसकी स्थिति देखकर लग रहा था कि यहाँ कोई रहता हो, बल्कि उसे तो लग रहा था कि जैसे अभी अभी किसी ने साफ सफाई की हो। खिड़कियों के शीशे एकदम साफ थे। छत पर लगा छोटा सा झूमर, जिसमें कुछ बल्ब बुझे हुए थे और कुछ टिमटिमा रहे थे। तभी उसके दाईं ओर एक बड़ी सी राजसी कुर्सी दिखी, जो बेहद कीमती लग रही थी। वो जल्दी से कुर्सी पर बैठ गया। उसके कपड़ों से पानी बह रहा था। उसने कुछ राहत की सांस ली और जूते खोले, लेकिन जूतों में काफी पानी भर गया था। उसने अपनी नजर एक बार फिर इधर उधर दौड़ाई और सामने की खिड़की का शीशा खोलकर अपने जूतों से पानी भरा हुआ बाहर उधेड़ दिया। उसके हाथों की उंगलियां भीगते भीगते सिकुड़ गई थी और ओठ कपकपा रहे थे। वो वापस फिर उस कुर्सी पर बैठा तो उसे वह कुर्सी बिल्कुल भीगी हुई लगी। इसलिए उसने दूसरी कुर्सी को आगे बढ़ाया और बैठ गया। वो समझ चुका था कि यह हवेली वीरान है। उसने मन ही मन में कहा, चलो अच्छा ही है, यहाँ कोई परेशान करने के लिए तो नहीं है। यह कहकर उसने एक गहरी सांस ली और उस बड़े हॉल के दूसरे कोने में रखी मेज पर बिछी चादर उठाई और अपने गीले कपड़ों को उतारने लगा। उसने एक एक करके अपने शर्ट के बटन खोले ही थे कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास से कोई गुजरा हो। अकील ने गीला शर्ट पर्स पर डाल दिया। उसने अपना भ्रम दूर करने के लिए एक बार फिर आवाज दी, अगर कोई है तो सामने आओ, बस मुझे आज रात के लिए यहाँ रुकने दीजिए। उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपनी बेल्ट खोली और पर्स पर डाल दी कि तभी फिर उसको ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा उसके शरीर को छेद गई। उसके शरीर में सनसनाहट होने लगी। उसकी नजर अचानक खिड़की पर गई तो वह हंसकर बोला, क्या यार, मैंने खिड़की तो बंद की ही नहीं थी। खिड़की से हवा की झोंके आ रहे हैं और मुझे लगा कि शायद कोई है यहाँ। यह कहकर उसने खिड़की के दोनों शीशे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, पर इससे पहले ही उसने खिड़की से बाहर अपनी थोड़ी सी गर्दन निकालकर झांका। बारिश लगातार हो रही थी। बाहर चारों ओर पानी ही पानी भर गया था। वो खिड़की बंद करता कि तभी बिजली गड़गड़ाहट के साथ जोर से कड़की। उसने घबराकर जल्दी से खिड़की को बंद किया और अपनी गीली पैंट उतारकर फर्श पर डाल दी, जिसके बाद वो चादर लपेटकर सोफे पर
आराम से लेट गया। अब उसे कुछ राहत मिल रही थी। अखिल लेटकर अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। सोफे पर लेटे लेटे उसकी नज़र हवेली की छत पर गई। पूरी छत सुंदर सुंदर रंगों की कलाकृतियों से भरी हुई थी, जैसे किसी प्राचीन मंदिर की छतों पर होती है। वो आंख बंद करके लेट गया। अभी कुछ ही देर हुआ था कि उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज़ आई। उसने अपनी निंदा सी आंखों को खोले बिना ही करवट बदलकर आवाज को अनसुना कर दिया और लेटा रहा। कुछ देर बाद आवाज फिर आई। आ गए तुम? कितनी देर लगा दी? तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। हमारी नई नई शादी हुई है और तुम हो कि मुझसे दूर भागते हो। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ वक्त बिताना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। यह बात सुनकर अखिल अचंभ में पड़ गया। उसके रोंगटे इस कदर खड़े हो गए जैसे उसने कोई ऐसी बात सुन ली हो जो उसे नहीं सुननी चाहिए। उसने तुरंत उठकर यहाँ वहाँ देखा। हॉल में कोई नहीं था, सारी खिड़कियाँ बंद थी। उसके फर्श पर पड़े गीले कपड़ों से पानी बहता हुआ बाहर दरवाजे की तरफ जा रहा था। वह दबे पांव आगे जाकर उस हवेली के कमरों की तरफ बढ़ गया। पहले कमरे का दरवाजा खुला था, उसमें भी धीमी धीमी रोशनी हो रही थी। उसने एक एक करके सारे कमरे देखे, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। अब उसको विश्वास हो गया कि यह सिर्फ उसका भ्रम था, और होता भी क्यों ना, उसके अतीत की कड़वी यादें उसको गले से नीचे उतर ही नहीं रही थी। वो फिर सोफे पर लेट गया और छत पर बनी आकृतियों को फिर ध्यान से देखते हुए अपने अतीत के बाउंडर में बह गया। कॉलेज के टाइम से ही अखिल को अपनी क्लासमेट मेघा से प्यार हो गया था। मेघा, जिसका नाम काफी सोच समझ कर रखा गया था, जहां जाती अपने प्यार और अदाओं की बारिश कर देती थी। कितना भी बच लो, लेकिन उससे मिलने के बाद उसको भूलना मुश्किल था। मेघा और अखिल के प्यार की खुशबू पूरे कॉलेज में फैल गई, लेकिन यह खुशबू उन दोनों के घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जात पात, ऊंच नीच, स्टेटस, सारी चीजें इनके प्यार के बीच में अड़ गई। लेकिन फिर भी दोनों ने सबको दरकिनार करके कुछ दोस्तों की मदद से प्रेम विवाह कर लिया। सालों से चलता हुआ प्यार अब अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। फिर धीरे धीरे ना चाहते हुए भी अखिल के घर वालों ने मेघा को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। अखिल की जिंदगी एक नए सफर पर दौड़ते हुए चली जा रही थी। उसने अपना काम और भी जिम्मेदारी से करना शुरू कर दिया था, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके और अपने परिवार के स्टेटस को ऊपर उठा सके। वो अक्सर काम के चलते देरी से घर जाता, तब तक सब सो जाते थे, और वो आकर अब डाइनिंग हॉल में बैठता तो मेघा की हल्की हंसी उनके कान में पड़ जाती थी, जिससे उनकी दिन भर की थकान उतर जाती थी। उसके आते ही मेघा कहती, आ गए तुम? कितनी देर लगा दी? मैं कब से तुम्हारा रास्ता देख रही थी। हद हो गई, हमारी नई नई शादी हुई है और तुम हो कि तुम्हें काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। लोगों को देखो, नई नई शादी होती है तो हर जगह घूमने जाते हैं, ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं। तुम सो अनरोमांटिक। इस पर अखिल मेघा को गले लगा लेता और कहता, किसने कहा मैं अनरोमांटिक हूँ? अगर अनरोमांटिक होता तो तुम्हें कैसे अपना बना पाता? ये सुनकर मेघा हंस देती। सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेघा के हाई सोसाइटी वाले खर्चे बढ़ते गए और प्यार कम होता गया, जिसे झेलना अखिल के बस में नहीं था। दोनों में शादी के 1 साल बाद ही लड़ाई झगड़े होने लगे। लड़ाई झगड़े पति पत्नी के दायरे से बाहर निकल कर अब घर वालों तक आ गए। हमेशा घर में कलह मचा रहती थी, और फिर इसका असर
अखिल के काम पर भी होने लगा। अब आए दिन ऑफिस में बॉस की कई बातें सुनने पड़ती और घर आकर मेघा की। अखिल बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा और शराब भी पीने लगा। शराब पीकर देर रात तक घर आना मेघा को और भी गुस्सा दिलाने के लिए काफी होता था। ऐसे में उसका एक ही सहारा था और वो था उसका दोस्त उत्कर्ष। उसकी हालत देखकर उत्कर्ष ने उसे समझाया कि वह मेघा से अलग हो जाए, क्योंकि यूं जिंदगी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन अखिल नहीं चाहता था कि वह मेघा से अलग हो। वह तो बस सब कुछ ठीक करना चाहता था। पर शादी के दूसरे साल एक दिन उनका लड़ाई झगड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और अखिल ने गुस्से में मेघा को तलाक देने की बात कह दी। मेघा को भी कम गुस्सा नहीं आता था। उसने वह बात पकड़ ली और घर वालों के लाख मना करने के बावजूद भी अखिल को तलाक देने का फैसला कर लिया। दिसंबर का महीना था। मेघा ने अपना सामान पैक किया और घर से जाने लगी। अखिल ने उसे बहुत रोका और कहा, सोच लो मेघा, सोच लो, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। मेघा ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ, मैं चाहती भी नहीं तुम मुझे लेने आओ, क्योंकि अब मैं नहीं, मेरे पेपर आएंगे तुम्हारे पास। मुझे अगर पहले पता होता तुम्हारी सोच इतनी मिडिल क्लास वाली है और तुम कभी अपनी क्लास से ऊपर उठ नहीं पाओगे, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। मेघा के सास ससुर ने बहुत रोका और कहा, पति पत्नी में तो अक्सर झगड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर सारे रिश्ते नाते तोड़कर तलाक दे दी जाए। मेघा ने तड़ाक से जवाब दिया, आप लोग चुप रहे तो ज्यादा अच्छा है। अखिल ने एक बार फिर कहा, मेघा सोच लो, मैंने गुस्से में तुम्हें तलाक देने की बात कही। इस पर मेघा ने जवाब दिया, लेकिन मैं बहुत सोच समझकर पूरे होश में तुम्हें तलाक देने की बात कर रही हूँ। उसने अपना सूटकेस उठाया और घर छोड़कर जाने लगी। घर वालों ने उसे बहुत रोका। अखिल कहता रहा, मेघा रुक जाओ, रुक जाओ, पर मेघा के सर पर खून सवार था। मेघा ने तो पीछे मुड़कर तक नहीं देखा और दरवाजे को धड़ाम से बंद करके उस ठंडी और कोहरे वाली रात में से घर से निकल गई। दरवाजे की धड़ाम से अखिल अपनी यादों के बाउंडर से बाहर निकला। वह पूरी तरह चौंक गया था। उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ उसकी आंखों के आगे अभी अभी हुआ हो। उसने सीने पर अपना हाथ रखा तो दिल की धड़कन ऐसे चल रही थी मानो निकलकर बाहर आ जाएगा। उसके माथे पर पसीना था। उसने उठकर एक नज़र फिर छत की चित्रकारी पर डाली और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बारिश अभी भी जोर पर थी। उसका दम घुट रहा था, इसलिए उसने खिड़की खोल दी। खिड़की खोलते ही बारिश का पानी तेज हवा के साथ उसके चेहरे को भिगाते हुए सीने और पेट तक चला गया। उससे उसे कुछ राहत महसूस हुई। तभी बड़ी जोर से बिजली कड़की और उसने फिर डर कर खिड़की बंद कर ली। यह आज उसे क्या हो रहा था? मेघा को गए 1 साल हो गया था, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा याद उसको आज तक नहीं आई थी। उसने चारों ओर फिर नज़र डाली। हवेली में रोशनी जैसे और धीमी हो गई थी। उसके ओठ सूख रहे थे। उसने तय किया अब वह किसी कमरे में जाकर लेट जाएगा। इससे पहले उसे पानी तराशना होगा। तभी उसे याद आया कि वह तो उत्कर्ष के पास जा रहा था। उत्कर्ष उसकी राह देख रहा होगा। उसने जल्दी से फर्श पर पड़ी गीली पैंट को उठाया और दोनों जेबें टटोलने लगा। तभी उसे याद आया कि उसका फ़ोन तो उसकी कार में ही रह गया। उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसे लगा कि शायद इस हवेली में कोई टेलीफोन तो होगा, वह अपने दोस्त को फ़ोन करके बता दे। यही सोचकर उसने कई कमरों में देखा
पर वहाँ कोई फोन नहीं था। इसके बाद वो एक अन्य कमरे में घुस गया जहाँ उसे एक आलीशान बिस्तर के पास मेज पर एक जग और पानी का ग्लास दिखाई दिया। उसने जल्दी से पानी का ग्लास अपने सूखे हुए गले में डाल दिया और बिस्तर पर लेट गया। अभी उसकी आंख लग ही पाई थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में कुछ गिरा है। वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया और बिस्तर की मखमली चादर को सहलाने लगा। कुछ देर के लिए तो उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे यह उसी का घर हो। तभी उसने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों को ढूंढना शुरू कर लिया। हल्की धीमी धीमी रोशनी सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए अकेले सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ पकड़कर अपने चोटिल पैरों से चढ़ने लगा। घुमावदार सीढ़ियों से होते हुए वो ऊपर आने लगा। सीढ़ियों के बाहरी और रंगीन शीशों पर पानी की धार बह रही थी जो बिजली की चमक से बार बार चमक उठते। ऊपर आते ही वो चुपचाप खामोश खड़ा हो गया। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। वह उस कमरे के दरवाजे की ओर चला गया जिसका दरवाजा हवा से बार बार खुल रहा था और बंद हो रहा था। अंदर बहुत हल्की रोशनी थी। दरवाजे की खटखट उसके दिल की धड़कनों से तेज नहीं थी। वह दबे पांव कमरे के अंदर घुस गया और सामने देखकर उसका दिल कांपने लगा। उसकी आंखें जैसे एक ही दिशा में रुक गई हो। उस कमरे के अंदर बेड के नीचे कोई लेटा था। वो मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, ये कौन है? कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? उसके माथे से पसीने की बूंदें उसकी गर्दन तक आ रही थी। उसने घबराती हुई आवाज लगाई, कौन है वहाँ? आवाज का हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर कहा, देखिए, आप किसी मुसीबत में है तो मैं आपकी मदद करता हूँ। बिस्तर के नीचे भला कौन लेटता है? आप बाहर निकलिए प्लीज। वो बेड के पास आया और हाथ के नाखूनों में सुर्ख लाल नीले पॉलिश देखकर बोला, हाथ से तो ये कोई औरत लग रही है। उसको यह समझने में देर नहीं लगी कि हो ना हो यह जरूर इस हवेली की मालकिन होगी जो शायद शराब के नशे में बिस्तर से गिर गई होगी या फिर बीमार भी हो सकती है। कहीं ये मर तो नहीं गई? नहीं, यही सब ख्याल उसके अंदर आने लगे। उस महिला का सिर्फ हाथ बेड से बाहर था। आकिल ने फर्श पर बैठकर उस औरत की नब्ज टटोली और बोला, ओह, ये तो मर चुकी है। वो पहले तो घबराया और फिर मन ही मन मुस्कुरा कर बोला, मुझे लगता है अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है और यही कारण था कि भगवान ने मुझे इस हवेली में भेजा। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, घबराना मत। यह कहकर उसने उस हाथ को पकड़कर जोर से खींचना चाहा, लेकिन यह क्या, वो तो पीछे की तरफ झुक गया क्योंकि हाथ के बाद बाकी का धड़ तो था ही नहीं। वह केवल किसी औरत का हाथ था जो इस तरह से बेड के नीचे रखा था कि जैसे बेड के नीचे पूरा धड़ हो। उसके शरीर में करंट सा दौड़ गया। उसने घबराकर उस हाथ को फर्श पर पटक दिया। अब उसको किसी अनहोनी के होने का डर लग रहा था। उसका सर चकरा गया और वह फर्श पर बैठ गया। उसने फर्श पर हाथ रखे तो उसको फर्श पर गीला सा लग रहा था। तभी बिजली फिर जोर की गड़गड़ाहट के साथ कड़की और उसकी रोशनी में जो अकील ने देखा वह बेहद खौफनाक था, जिसको देखकर किसी का भी दिल फट सकता था, दिल की धड़कन रुक सकती थी। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा मुंह से बाहर आ जाएगा। वो एक तरह के षटकोण के बीचों बीच बैठा था और वह षटकोण खून से बनाया हुआ था। उसने फर्श पर बने षटकोण को छूकर देखा तो खून एकदम ताजा था। इसका मतलब यह है कि यह जिसकी भी लाश है वो अभी अभी मरा होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह मुझे क्या हो रहा है? वो यही सब सोचकर इधर उधर देखने लगा।
तो पाया उस षटकोण के हर एक कोने पर मानव अंग रखे थे। किसी पर आंख, किसी पर कान, किसी पर पैर तो किसी पर उंगलियां। उसके सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल छूमंतर हो गई थी। उसका पेट खौफ के मारे हड़बड़ाने लगा और उसे उल्टियां होने लगी। उल्टी करते करते वो वही फर्श पर लेट गया। बिजली की चमक में वह षटकोण के हर एक कोने में देखता, जिससे बड़ी बेरहमी से काटे गए अंग रखे थे। अखिल को एक बेहोशी सी आ गई थी। वह लेटा कमरे की छत की ओर देख रहा था कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कई सारे लोग उसकी ओर आ रहे हो। तभी उसने देखा उसके चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। लेकिन यह क्या, वह सब तो एक काले साये की तरह थे, बेहद खौफनाक साये, जिसके चेहरे की जगह कई सारे जानवरों के सिर लगे हुए थे। उनके पैरों और हाथों के नाखून चमक रहे थे और आंखें मानो कोई जलते हुए अंगारे। वह सारे साये उसे घेरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब लोग कुछ मंत्र से पढ़े जा रहे थे, लेकिन न जाने किस भाषा में। अखिल फिर चिल्लाया, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, कौन हो तुम लोग, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज का जैसे उन सायों पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था और तभी वो हिम्मत बांध के सीढ़ियों की तरफ भागा। अखिल सीढ़ियों पर तेजी से उतरने लगा और तभी उसका पैर फिसला और वह चिल्लाता हुआ नीचे गिरा। नीचे लुढ़कते लुढ़कते अचानक वह किसी चीज से टकराया और एक भारी भरकम चीज उसके ऊपर गिर गई। वह दर्द से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई है। लेकिन अखिल को कौन बचाता, वहां तो कोई था ही नहीं। अखिल इस भारी भरकम चीज के नीचे दबा चिल्ला रहा था। उसकी पीठ और पैर दबे हुए थे। वह अपना एक हाथ बाहर निकालकर मदद के लिए गुहार लगा रहा था और तभी उसने देखा कि सीढ़ियों से वही काले साये का झुंड धीरे धीरे उतर रहा था। वह सब एक साथ कोई मंत्र जैसा पढ़ते हुए धीरे पास आ रहे थे। मंत्रों का उच्चारण और तेज हो रहा था, लेकिन अखिल उस भारी भरकम चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो और तेज चिल्लाया, बचाओ, कोई है, बचाओ। दूर दूर तक उसकी चीखें गूंज रही थी, जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं था, या शायद कोई सुन रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर बेहोश हो गया। आसमान से लेकर जमीन सब जगह काला सन्नाटा, बारिश का शोर और दूर दूर तक कोई रोशनी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। सड़क के उस पार खड़ी अखिल की कार पानी से पूरी तरह भर जा रही थी कि तभी कार के इंडिकेटर जलने लगे और उसका एफएम अपने आप चालू हो गया। अचानक रेडियो में गाना बंद हो गया और उससे उन काले सायों की मंत्र पढ़ने जैसी आवाजें आने लगी और उसी के साथ साथ कई सारे लोगों के चलने की और चीखने की दर्दनाक आवाजें आ रही थी, जैसे कोई किसी को काट रहा है। आवाजें इतनी तेज हो गई कि रेडियो फटकर एकदम बंद हो गया। कार के इंडिकेटर भी बुझ गए। हवेली के चारों ओर बड़े बड़े और घने पेड़ जो तूफान में हिल रहे थे, वो एकाएक बिल्कुल स्तब्ध होकर रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पत्थर का बन गया हो। तभी कुछ पल बाद सब कुछ पहले जैसा मौसम हो गया। तूफानी बारिश, बिजली का कौंधना सब जारी था। कुछ देर बाद अखिल को होश आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पैर टूट गया हो और कमर एक तरफ मुड़ गई सी हो। जैसे तैसे उसने खुद को उसी भारी भरकम चीज से निकाला और राहत की सांस ली। उसने अपने आसपास देखा, वह काले साये दूर दूर तक नहीं थे, लेकिन हवेली के अंदर और बाहर का माहौल बिल्कुल वैसा ही था। उसके शरीर पर लिपटी चादर उस भारी भरकम चीज के नीचे फंस गई थी। चादर को काफी कोशिशों के बाद भी वो नहीं निकाल पाया।
जिससे चादर फट गई, लेकिन अभी भी चादर पर्याप्त थी जिससे वो खुद को लपेट सकता था। अखिल ने गुस्से में उस भारी भरकम चीज को ध्यान से देखा तो पता चला कि वो एक लकड़ी की अलमारी के नीचे था जो सामान से भरी हुई थी। वो कुछ देर वही बैठा रहा। उसकी नज़र पहले सामान पर पड़ी जिसमें एक बहुत भारी भरकम किताब ठीक उसके सामने पड़ी थी। अखिल ने उठकर उस भारी भरकम किताब को टटोला तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी चमड़े की बनी हो। उसने बड़ी मुश्किल से उस किताब को थोड़ा खिसकाया कि तभी किताब अपने आप खुल गई। वो उससे दूर हट गया और घबराने लगा। उसे डर के साथ साथ किताब के प्रति एक आकर्षण सा हो रहा था। उसने फिर हिम्मत करके उस किताब को खोलकर देखा तो छूने से वो एक अनजान और रहस्यमय भाषा लग रही थी जो किताब के पन्नों पर भरी हुई थी। अखिल सोच में पड़ गया था। उसे लग रहा था ये किताब जरूर किसी खजाने के बारे में होगी। कमरे में इतनी रोशनी नहीं थी कि वो ये किताब पढ़ सके, इसलिए वो किताब को धीरे धीरे खिसकाते हुए एक खिड़की के पास ले गया। उसने बिजली की चमक में गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। ऐसा भयावह और डरावना चित्र उसने आज तक नहीं देखा था। उसके देखते ही उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, मानो कोई उसे अपने वश में कर रहा हो, कोई है जो उसे देख रहा हो। उस चित्र में एक विकृत राक्षस की आकृति बनी थी जो अपने पंजों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ और पैरों के नाखून इतने लंबे और घूमे हुए थे जैसे कोई धारदार हथियार हो। उसके सर पर 2 नुकीले सींग थे जो एक दूसरे को छू रहे थे। उसकी आंखें किसी लाल अंगारे सी थी जिनसे आग की लपटें निकल रही थी। उसके मुंह से निकलने वाले लंबे दांत किसी वनमानुष से कम नहीं थे और उसकी जीभ 2 हिस्सों में बटी थी। मन को अधीर कर देने वाला यह कैसा चित्र था। आखिर इसको क्यों बनाया गया होगा और किसने बनाया होगा। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे लगा कि वो राक्षस बाहर ही खड़ा हो, जिसे देख के वो सहम गया और उसी किताब के पास बैठ गया। डरते डरते वो फिर किताब को खोल उसके पन्नों को छूने लगा। वो उन अक्षरों को छूकर किसी मदहोशी में खोया जा रहा था। अब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया था कि आज की रात उसकी आखिरी रात है। एकाएक अखिल को बहुत जोर से ठंड लगने लगी। वह कांपने लगा और किताब को छोड़कर एक कमरे में घुस गया जहाँ उसने बिस्तर पर कपड़े रखे देखे जो किसी पुरुष के थे। उसने जल्दी से कपड़े पहनने और बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। कुछ देर बाद उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी, वही दर्दनाक चीखें और कुछ काटने की आवाजें। उसने डर से अपने चेहरे पर चादर तान ली, पर वो आवाजें और साए उसके पास आने लगे कि तभी आवाज आई। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए आपके अपने चैनल यस के द हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करिए। वैसे तो आप बिना सब्सक्राइब किए कहानी सुन सकते हैं, पर सब्सक्राइब मतलब आपका सपोर्ट और चैनल के प्रति प्यार। हम जल्द लौटेंगे इस कहानी का अगला पार्ट